नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर क्वेश्चंस को देखिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे बताए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी परीक्षा के को ध्यान में रख करके ही दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करना जो है किसकी वकालत करता है, तो कोश विषयक उपागम। ऑप्शन आंसर है सी। भाषा केवल व्याकरण के नियमों से नहीं सीखी जाती, ये बात याद रखना। कई बच्चों को लगता है कि भाषा केवल व्याकरण के नियम से सीखी जाती, नहीं, बल्कि शब्दों के समूह और उनका प्रयोग कैसे करते उनसे भी भाषा सीखी जाती है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे कोश विषयक उपागम। नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, तो ये कथन सही है। देखिए, जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, ये संपूर्ण विकास में सहायक होता है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होता है, ये भी सही है। विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक होता है, नहीं। डी, व्यक्ति के जो है व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं होगा वो है आंसर सी। नेक्स्ट, भारतीय कक्षाएं जो होती हैं वो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, जहाँ पर एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं लोगों के द्वारा, कई बार टीचर्स के द्वारा भी बोली जाती है। बहुभाषिता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो देखिए, भाषा को नज़रअंदाज करते हुए जो है भाषा, विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। तो ये नज़रअंदाज कर देना, विद्यालय की केवल भाषा पर ध्यान देना, ये जो है बहुभाषिता को बढ़ावा नहीं देगा। घर की भाषा और घर की बोली को बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। तो घर में बोलो मातृभाषा को, लेकिन विद्यालय में मत बोलो, नहीं। भाषा भारत में जो है एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी भाषा को प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश मिलना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। आंसर तो यही सही होगा। टीचर जो है अभ्यर्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और अभिव्यक्ति हेतु जो है प्रोत्साहित करने और उनके विचारों को सम्मान दें। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किससे संबंधित है। तो मैंने कई बार कहा है, आत्मसातीकरण जिसे कहते हैं एसिमिलेशन, समायोजन जिसे कहते हैं एकोमोडेशन, ये दोनों शब्द जो है जो दिए गए थे ये पियाजे के द्वारा दिए गए थे। आत्मसातीकरण में क्या होता है कि एसिमिलेशन में क्या होता है कि नए विचारों को पुराने विचार में जोड़ना होता है। ध्यान रखिएगा, नए विचारों को पुराने विचार से जोड़ना होता है। तो एसिमिलेशन में क्या, हम कोई इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। लेकिन समायोजन में क्या होता है, कोई नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन से बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बदलना होता है, इसमें जो होता है वो बदलाव होता है, बदलना बदलना। ठीक है, बात समझ गए। और इसमें क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक यह देखते हैं कि कक्षा में एक बच्चे को भाषा पढ़ने और उसका अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है। यह संकेत हो सकता है कि बच्चे में किसी प्रकार की भाषा संबंधी समस्या है। तो देखिए, भाषा को पढ़ने और उसका अर्थ समझने में उसको कठिनाई महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें एक पठन विकार नज़र आ रहा है, बच्चे में डिसलेक्सिया संबंधी कोई जो है लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता। डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, गणना संबंधी विकार होता है, जहाँ पे मैथमेटिकल्स जो है गणनाएं होती हैं और उसको करने में उसको दिक्कत होती है। लेखन क्षमता में लिखने संबंधी जो है दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, छठवें का देखिए आंसर क्या होगा। तो आकलन जो है सत्र के अंत में करना चाहिए, या आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए और राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक ही आयोजित होनी चाहिए, या फिर आकलन विद्यालय आधारित और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ जो है समावेशित होनी चाहिए।
आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जो है भाषा को सहज रूप से अपने परिवेश से सुनकर, देखकर और प्रयोग करते हुए सीखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाषा जो है सहज रूप से परिवेश में, ठीक है, देखकर सुनकर के प्रयोग करते हुए सीख रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भाषा अर्जन। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। भाषा अधिगम में हम लक्ष्य भाषा सीखते हैं, व्याकरण के नियम सीखते हैं, है ना। लेकिन अर्जन क्या होता है, ये सहज रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, परिवेश से होता है। आपने सुना और आपने भाषा का वो प्रयोग सीख लिया, देखा कहीं पर तो सीख लिया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के सामग्री के लिए तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए। आंसर है सी। तो हमें एक ऐसी सामग्री तैयार करनी चाहिए जो सरल से जटिल की ओर लेके जाए, जो बच्चे को अनुभव आधारित हो, है ना, उसकी रुचियों से आधारित हो, उसके परिवेश, आसपास के परिवेश से जुड़ी हुई हो, है ना, सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप हो। ठीक, भाषा की कक्षा में जो कहानियां होती हैं वो किस प्रकार बच्चे के जो है ग्रोथ में मदद करती हैं? तो ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन होती है? नहीं। पाठ्य पुस्तक का एक जो है केवल लेसन होता है? नहीं। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं जो है लिए होती हैं। तो ये कहानियों में बहुत सारी जो है संरचनाएं होती है, चिंतन विकास की क्षमता जो है डेवलप होती है बच्चों में। तो आंसर है ऑप्शन सी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में डॉट डॉट डॉट। 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पे बोल रहा है अंतःक्रिया से बचने के लिए, यहां पे अकेले बैठने के लिए बोल रहा है, जोड़ों में समूह कार्य करने योजना बनाए ताकि साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनमें उन्हें केवल पुरस्कार मिले, या केवल उन्हें दंड या डर का अनुभव हो, या उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हो। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित होगा? 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए, भाषा कौशल क्या होता है? 4 प्रकार के, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यही सब उसके कौशल हैं। तो चारों कौशल जो है आपस में परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो देखिए, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना कैसे होगा इसमें मुख्य अंतर का आधार? तो देखिए, इन दोनों के भाषिक परिवेश से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे सीखने की का मतलब है कि यहाँ पे हम नियमों को सीखते हैं। ठीक है, अर्जित करने में हम क्या होता है, परिवेश से सीखते हैं। ठीक, तो ये भाषा परिवेश यही है, इसमें नियम सीख रहे हैं और ये स्वतः हो जा रहा है। आपने देखा, अनुकरण किया, नकल किया, बोलते हुए, सुनते हुए इस तरीके से सुन लिया और आपने सीख लिया। ठीक है, जो अक्सर छोटे बच्चे जो है अपनी भाषा का जो है, जो 3 साल के, 2.5 साल के बच्चे जो है, नहीं, कई कई नए नए शब्द बनाते रहते हैं, वो तुमसे सुना और उसी से कोई नया शब्द बना लेते हैं, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। ठीक है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी से अलग वाले भाषी वाले बच्चे, हिंदी तर्ज जिसे कहते हैं, हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं। क्यों भाई? हिंदी इतर जो है, जो जिनकी, मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी का है और कोई बच्चा पंजाबी है, तो इन दोनों की भाषा की संरचना में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ऐसा होता है। आंसर है 14वें का ए। ठीक है, बुद्धि को किस रूप में समझा जा सकता है? तो बुद्धि को हम किस रूप में समझते हैं? तो अनुभव और जानकारी के संग्रह के रूप में, या ज्ञान और कौशल के समन्वय के रूप में? 15वें का आंसर है या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, या तो ए होगा। क्या होगा? देखिए, आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है।
16वें प्रश्न का उत्तर आंसर है सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। कथावाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुत मात्रा में प्रयोग होता है, क्यों? तो देखिए, अध्यापक को दूसरे एकेडमिक कार्य करने के लिए आवश्यक जो है समय मिल जाता है, इसलिए कथावाचन ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट तो नहीं सही है। ये तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखता है, नहीं। विद्यार्थियों को रोल प्ले करने की संभावनाएं प्रदान करती है। अध्यापिका को अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत जो है बेहतर विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? तो देखिए, 18वें प्रश्न का उत्तर आगमन विधि। ये विधि जो है अरस्तु ने दी थी। इस विधि में क्या होता है, हम पहले उदाहरण पेश करते हैं, फिर बच्चों को हम नियम परिभाषा बताते हैं। ठीक है, यदि कोई जो है व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है, तो यह एक उदाहरण है। 19वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ये टॉप टू बॉटम वाला प्रोसेस है, टॉप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें क्या होता है, टॉप टू डाउन वाले प्रोसेसिंग में क्या होता है कि उच्च स्तरीय ज्ञान का उपयोग करके निम्न स्तरीय जो है ध्वनियों का पहचान किया जाता है। ठीक है, तो पहले से मौजूद ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके हम किसी चीज़ का अर्थ निकालते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन बॉटम अप वाले में क्या होता है, जिसमें कहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें हम किसी चीज़ को हम छोटे छोटे घटकों को पहचानने का प्रयास करते हैं और वाक्य तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे का धन माँ मिलकर के बन गया कम, फिर इससे जुड़ा हुआ हम वाक्य या अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अर्थ को जानना, या उसकी संरचना जानना, या अधिकाधिक उस भाषा का प्रयोग, या व्याकरण जानना। तो देखिए, अगर भाषा का प्रयोग करना सीखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो भाषा की जो वाक्य संरचना है उसको जानना। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? 21वें प्रश्न का उत्तर आंसर है सी, 21 का सी। ठीक है, नेक्स्ट। मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। केवल सर्वनाम का प्रयोग, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना आवश्यक है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, नहीं। आंसर है ए। आप लोग जरूर सारे ऑप्शंस पढ़ना, पॉज कर लिया करो वीडियो और उसके बाद पूरे ऑप्शंस पढ़ा करो। ठीक है, मैं आज इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ सारे ऑप्शंस क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको पेपर्स मिलते रहें, तो थोड़ी सी तकलीफ़ में मैं अपना काम कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर पाऊँगा आज। चलिए, 23वां क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो 23वें प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्धता होनी चाहिए, प्रवाहमयता होनी चाहिए, लेकिन श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं उस, जैसे आप हिंदी में बात कर रहे हैं, मान लीजिए सामने वाला आपको पता है कि वो हिंदी जानता है और इंग्लिश और अन्य भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप उससे दूसरी भाषा नहीं कर सकते, उससे आपको हिंदी में ही बात करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द्विभाषिक बच्चे डॉट डॉट विकास, सामाजिक सहिष्णुता और जो है डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो द्विभाषिक बच्चे जो है किस चीज़ में बेहतर होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। 24वें प्रश्न का उत्तर है
देखिए, चिंतन की अपेक्षा सीमित चिंतन में द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं वो संक्रियात्मक और केंद्रित चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। सीमित तो होंगे नहीं, विस्तृत नहीं। आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूं, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूं। बहुभाषिता को महत्व देने के लिए क्या करना होगा? बच्चों को कई भाषाओं में कविता का जो है पाठ करवाती हूँ, ये गान करवाती हूँ। श्याम पट्ट पर जो है हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। ये सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कुछ कहने और सुनने की आज़ादी देती हूँ। आंसर है ऑप्शन डी। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? तो जब बच्चे अलग अलग तरह की सामग्रियाँ पढ़ते हैं, जैसे बुक्स भी पढ़ रहे हैं और वीडियोग्राफी भी देख रहे हैं, मतलब चित्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, नॉवेल वाली जैसी थोड़ी सी जो है बहुभाषिता वाली किताबें भी पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो 26वें का क्या होगा कि जब ऐसे जो है सामग्रियाँ पढ़ते हैं तो बच्चों के अंदर विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स को समझने की जो है बच्चे के अंदर वो क्षमता डेवलप होने लगती है। ठीक है। तो भाषा को जो है विविध संदर्भों में प्रयोग करने की क्षमता और समझ जो है विकसित होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। एक शिक्षिका जो है पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है। तो यहाँ पे पहले बच्चों को क्या करा रही है? परिभाषा। फिर उसके बाद वो बच्चों को क्या करा रही है? संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो वो कौन सी विधि अपना रही है? तो यहाँ पे पहले परिभाषा फिर उदाहरण। तो इसका मतलब है कि ये निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड। ठीक है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या फिर अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या फिर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, या फिर भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संभावित कारणों की पहचान करना और उसका निवारण करना। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? तो सहायक नहीं है किसके संदर्भ में? सृजनात्मकता के विकास के संदर्भ में। तो कविता पूरी करना ये सृजनात्मकता का विकास करता है बच्चों में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी कहानी को आधी अधूरी छोड़ दिया और बच्चों से कह रहे हो कि इसको पूरी करो, तो बच्चा ने आपकी कहानी सुनी है, उसको समझा, उसके पात्रों को समझा, उसके कैरेक्टर्स को समझा है, फिर उसी कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इससे बच्चे के अंदर मौलिकता और सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है। पर हमें देखना है सहायक नहीं है। प्रश्नों के उत्तर देना, अधूरी कहानी को पूरा करना, चित्र पर आधारित मौखिक और लिखित वर्णन। आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। स्वलीन विकार या ऑटिज्म जो है डिसऑर्डर में बच्चा जो है क्या होता है? तो देखिए, जब ऑटिज्म वाला प्रॉब्लम आए तो ध्यान रखिएगा, बच्चे में सामाजिक जो है अंतःक्रिया संबंधी कठिनाइयाँ महसूस होंगी, कम्युनिकेशन संबंधी कठिनाइयाँ महसूस होंगी, तो कठिनाइयों का अनुभव करता है। आंसर है ऑप्शन बी। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो है हिंदी पेडागोजी में आते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। ये सिलेबस आधारित पेपर है, मैं जो भी कुछ देता हूँ वो सिलेबस आधारित, सिलेबस आंखों के सामने मेरा रखा होता है और फिर उसी के आधार पर मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ। नए पुराने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, रिविज़न करिए। अच्छा, कितने लोग नोट्स बनाते हैं? इतना तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।